इकोनॉमिक्स की पढ़ाई से पहले चलिए आपके दिमाग को इकोनॉमिक्स के लिए तैयार किया जाए। एक बहुत गहरा सवाल है जो हम सबसे जुड़ा है। वो कौन सी चीज है जो किसी देश को वाकई अमीर बनाती है, रिच बनाती है? क्या वो नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन है? क्या अगर किसी कंट्री के पास बहुत सारा ऑयल हो, गोल्ड हो, फॉरेस्ट हो, कभी न खत्म होने वाले जंगल हो, तो क्या हम उस कंट्री को दुनिया की सबसे अमीर कंट्री कहेंगे? एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट की तरफ देखकर कि इनके पास तो ऑयल है और दुनिया में कई देशों के पास गोल्ड है। लेकिन आप अफ्रीका की तरफ देखिए कभी, उनके पास जितने ऑयल के रिसोर्सेस हैं, कभी ना खत्म होने वाले दुनिया के सबसे घने जंगल हैं। अफ्रीका जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड माइंस और गोल्ड माइंस है, क्या आप उसे किसी भी लिहाज से अमीर कहेंगे? उससे थोड़ा दूर आइए एक ऐसे देश का एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही ईमानदारी से अमीर बना है। पैसिफिक ओशन के मुहाने पर ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है, अ सीरीज ऑफ द वोल्केनोस। उसके ऊपर रहने वाले लोगों को हम जापानीज कहते हैं। जापान किसी भी नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन से संपन्न नहीं है। ऊपर से ज्वालामुखी की एक श्रृंखला, एक कतार है, और हर थोड़े दिनों में दुनिया का सबसे विनाशकारी भूकंप, एक ऐसा जलजला जो सब कुछ पलट कर रख देता है, वो उससे फेस करते हैं। फिर भी जापान दुनिया के सबसे पावरफुल और रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। अफ्रीका जिसके पास सब कुछ है वो गरीब है। जापान जिसके पास कुछ नहीं वो अमीर है। मैं चाहता तो यहां पर और एग्जाम्पल ले सकता था बाकी कंट्रीज के, लेकिन उनके पास ग्लोबल साउथ से कोलोनाइजेशन यानी गुलामी के वक्त की चुराई हुई बहुत बड़ी वेल्थ है जिससे वो अमीर बने हैं। लेकिन ऐसा हम जापान के बारे में नहीं कह सकते, इसलिए जापान का एग्जाम्पल लिया है क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इकोनॉमी में पहला चैप्टर शुरू करने से पहले इस बात को समझना कितना जरूरी है कि नीयत का दखल कितना इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइजीरिया का। 1958 में नाइजीरिया ने ऑयल की डिस्कवरी की और धीरे धीरे ऑयल उनकी इकोनॉमी को डोमिनेट करने लगा। कच्चा तेल 2008 आते आते उनकी जीडीपी का 60% ये तेल से आने लगा, कच्चे तेल से। और जो चीज वो एक्सपोर्ट कर पाते उसका 90% रेवेन्यू भी इसी कच्चे तेल से आने लगा। लेकिन इसको जो लोग कंट्रोल करते हैं वो उनके प्रेसिडेंट और उसके करीबी 1% बेतहाशा अमीर लोग करते हैं। बचे हुए जो 99% है वो $1 प्रतिदिन से कम पर गुजारते हैं। यानी तेल की कोई कमी नहीं। 300-400 बिलियन डॉलर का तेल आज तक के वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर चुके हैं। लेकिन जो आने वाला पैसा है वो ब्राइब बन जाता है, बट जाता है केवल 1% के पास, और बचा हुआ जो 99% है वो गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब प्राकृतिक संसाधन के साथ एक अच्छी नीयत वाली सरकार भी चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। करप्शन इंडेक्स पे नाइजीरिया बहुत नीचे है, तो करप्शन की कमी चाहिए, तब जाकर कोई देश बड़ा होता है। ऑयल का जो वेल्थ है उससे एक इंडस्ट्री बस उन्होंने बनाई, उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया। अपने जरूरत के लिए लगने वाले हर सामान की इंडस्ट्री जैसे इंडिया ने अपने यहाँ बनाई, नाइजीरिया ने नहीं बनाई। आज जिस नेहरू को हम हर व्हाट्सएप ग्रुप में कोसते रहते हैं, उनकी क्या दूरदृष्टि थी। इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लगने वाले हर सामान को इंडिया खुद बनाएगा ताकि हम बाहर पे निर्भर कम रहें। तो उन्होंने बहुत सारे ड्यूरेबल गुड्स और बड़े बड़े कैपिटल गुड्स यानी और इंडस्ट्रीज खोलने के लिए लगने वाली मशीनरी, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, लोहा, ये सब बनाने की इंडस्ट्री बनाई। नाइजीरिया ने इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं किया। और क्या हुआ इसका बदले? सारी इंडस्ट्री सिर्फ ऑयल के नाम पर रह गई। पर यहाँ फिर एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये आने वाले पैसे से स्कूलें नहीं खोलते, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे महंगे संस्थान नहीं बनाते, इसलिए इनके पास किसी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। इवन इनके पास ऑयल को रिफाइन करने की रिफाइनरीज और उसके प्रोसेसेस भी नहीं है। तो तेल इनका होता है,
निकलता इनके यहाँ है, लेकिन रिफाइनरीज बाहर के बड़े देशों से आई बड़ी बड़ी महंगी कंपनियों की होती है, जो इनसे सस्ता कच्चा तेल लेती है, इन्हीं की जमीन पे साफ करती है और उसे साफ करने में निकलने वाले धुआं और पॉल्यूशन इसी देश में छोड़ती है और उसे अच्छे मुनाफे पर दुनिया के बाकी देशों को बेचती है। कोई अमीर हो रहा है तो ऑयल रिफाइनरी वाले क्यों? इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि अच्छी नीयत भी चाहिए, करप्शन भी लो चाहिए, एक एजुकेशन का ऐसा सिलेबस चाहिए जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड भी हो। जब नाइजीरिया के इस निज़ाम को आम लोगों ने देखा तो वो समझ गए कि ऑयल के रेवेन्यू में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो उन्होंने कोकोआ ग्रो करना शुरू किया, जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं, रबर ग्रो करना शुरू किया, ग्राउंडनट, ये तीनों क्रॉप्स ये ग्रो करते बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। बाहर ये एक्सपोर्ट करते, लेकिन उससे आने वाला जो रेवेन्यू है वो बेहद कम होता, क्योंकि वहां भी बिचौलिए होते। प्लस क्योंकि ये कोकोआ ग्रो कर रहे थे, रबर ग्रो कर रहे थे, ग्राउंडनट ग्रो कर रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने खाने वाला जो स्टेपल डाइट है उसे ग्रो करने लायक जमीन बची नहीं, तो अपने खाने को ये बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सोचिए, एक कृषि संपन्न देश खुद के खाने के लिए कुछ ग्रो नहीं कर पाता, हर चीज एक्सपोर्ट के लिए ग्रो करता है और अपना खाना बाहर से इंपोर्ट करता है। इससे होने वाला जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन है, इसके लिए आवाज उठाने के लिए MEND और MOSOP जैसे दो संगठन उठे। इस इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, यानी हमें जो बाहर निकाल दिया गया है हमारी देश की इकोनॉमी से, हमारे हक, हमारे राइट्स, और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया। तो उनके एक लीडर थे केन सारावीवा, उन पे झूठे इल्जाम लगा के केन सारावीवा को जेल में डाल दिया गया और बाद में उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। वो तेल कहाँ तो एक आशीर्वाद बनकर आया था, कहाँ वो श्राप में बदल गया। इंस्टेबिलिटी यहाँ पर है, बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस ग्रुप जो इकोनॉमी और अपने संसाधन के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, वो यहाँ पर है। तो एक इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो ईमानदार हो, जो लोगों के लिए हों। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने के लिए एक जागरूक पढ़ी लिखी जनता चाहिए। लेकिन तेल की कमाई से जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे, सरकारी सिलेबस और सस्ती सरकारी स्कूलें नहीं होंगी, सरकार जब अपनी ही जनता के बच्चों को पढ़ने का जिम्मेदारी नहीं उठाएगी, तो वो बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे और छोटी छोटी सी बातों में एक दूसरे पर वो तलवारें तान लेंगे या बंदूकें उठा लेंगे। नाइजीरिया में किसी भी तरह का केस करो तो उसकी ब्यूरोक्रेसी बहुत सारी रिश्वत लेती है, उसकी जुडिशियरी केस के फैसलों को रिजर्व रख लेती है, और जब दाम तय हो जाता है तो जिसने ज्यादा दाम तय किया उसकी तरफ कर देती है। ऑयल की रेवेन्यू उनके रगों में खून बन के नहीं दौड़ रही है। फिर आया कोविड-19, दुनिया के सारे ट्रक खड़े हो गए, किसी को ऑयल नहीं चाहिए था। बस उसी वक्त ऑयल के दाम तेजी से गिरे, नाइजीरिया की 60% एक्सपोर्ट बंद हो गए, उनकी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का 50% नीचे आ गया। वो वक्त था जब ऑयल रिफाइनरी और उसकी पाइपलाइन पर छोटा मोटा काम करने वाले 35,000 लोग वहां से बुरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए। जब वो उनकी इकोनॉमी गिरी, अब सुनना, जब उनकी इकोनॉमी गिरी, जब उनके एक्सपोर्ट गिरे, तो जो नायरा नाम की उनकी करेंसी है, जैसे हमारा रुपया होता है उनकी नायरा होती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो लोगों के पास जितना भी था वो लेकर दौड़े मार्केट की तरफ खाना खाने के लिए, खाना खरीदने के लिए। लेकिन तब तक के उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर चुकी थी कि उन्हीं पैसों से अब वो इंपोर्ट होकर बाहर से आया हुआ खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लिहाजा बेतहाशा भुखमरी छा गई। ये चीज हुई है जो आप समझ रहे हैं। गैस भी इनके यहाँ मिलती है जिसे चुरा लिया जाता है, ऑयल भी इनके यहाँ मिलती है। नाइजर का जो डेल्टा है जहां पर ये सब सामान मिलता है, वहां इतना पॉल्यूशन हुआ है कि वहां की मछलियों के अंदर पॉल्यूशन घुस गया। ये मछलियां भी नहीं मार सकते, इनकी मछलियां पूरे दुनिया में बैन है कि उसे खाने से आप जो है बीमार पड़ जाते हैं। इस तरह कहाँ कोई चीज जो इकोनॉमिकली बहुत ताकतवर थी। सोचिए जापान, ये सारे इंस्टीट्यूशंस, ये सारे करप्शन वहाँ लगभग जीरो है। वहाँ के स्कूलें और हॉस्पिटल और पढ़ी लिखी एक जागरूक जनता है। वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट
रिलीजन और जात पात पे चुनाव नहीं लड़ती, उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, पर दुनिया में सेहतमंद सबसे लंबी जिंदगी जीने वाले लोग जापान के होते हैं। वो इतने शरीफ हैं कि उनका पासपोर्ट जो है पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आता है। तो एक देश की जनता को इस बात पर ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमारे कंट्री के प्राकृतिक संसाधन किसी राष्ट्रपति या उनके 1% दोस्तों के पास तो नहीं है। क्या उन प्राकृतिक संसाधनों से गरीब के इलाकों में अच्छे डिस्पेंसरी, अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटियां बन रही? क्या हमें लगने वाला हर सामान, उसकी इंडस्ट्री हम खुद खोल रहे हैं कि बाहर से ला रहे हैं? क्या ये जो रेवेन्यू आ रही है एक्सपोर्ट की, वो हम तक पहुंच रही है कि बिचौलियों के हाथ में रह जा रही है? क्या हमारे एनवायरनमेंट को हम आने वाले जनरेशंस के लिए छोड़ रहे हैं या उसे इतना बर्बाद कर दे रहे हैं कि आने वाली नस्लों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा? और क्या हम करप्शन को कम कर रहे हैं, एलिट डोमिनेंस को कम कर रहे हैं? ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा जब आप एक सब क्वेश्चन का सामना करेंगे कि कौन सी चीज है जो देशों को मजबूत बनाती है, रिच बनाती है। ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस, एम्पावर्ड एंड लिटरेट सिटीजन्स, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी और जवाबदेही और इंक्लूजन। आई होप इकोनॉमी के इतने अच्छे सिलेबस से 9th स्टैंडर्ड की इकोनॉमी में भी ये काम आएगा, लेकिन यूपीएससी में काम आएगा। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस लेवल का पढ़ाइए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर का छोटा सा हिस्सा आपको पसंद है। थैंक यू।